नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस खास मौके पर एक बार फिर से सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। सीएम धामी ने कहा कि 12 फरवरी 2022 को उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो संकल्प लिया था उसे वे हर हाल में पूरा करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश गंगा का प्रदेश है, ये देवभूमि है, ये धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। सीएम धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश सबसे अलग है, इसलिए हमारे यहाँ धर्म, मजहब, जाति, समुदाय, संप्रदाय से अलग कानून बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने शुरुआत कर दी है। ये भी कहा उन्होंने कि हमने पहली कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव पास किया है, साथ ही जल्द ही इसके लिए एक कमेटी बनाने वाले हैं। इसके अलावा धामी ने कहा कि सत्ता केवल हमारे लिए सेवा का माध्यम है, उसको संकल्प मानकर हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह से काम किया उससे उत्तराखंड में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। साथ ही धामी ने कहा कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी लोगों के बीच जाकर काम किया है। तो पुष्कर सिंह धामी की क्या थी वो बड़ी बातें, ये आपको हम दिखा रहे हैं। 42वें स्थापना दिवस की सभी को शुभकामनाएं। सबसे पहले तो उन्होंने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज पार्टी वट वृक्ष की तरह है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, संगठन दूसरा और व्यक्ति अंतिम। पार्टी को बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। कार्यकर्ताओं का आभार जताया पुष्कर धामी ने। उन्होंने कहा कि पार्टी को बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता कार्य करते रहें, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना मेरा संकल्प है। साथ ही छठी बड़ी बात उनकी, सत्ता में आने से पहले जो संकल्प लिया था उसे पूरा करेंगे। सातवां जो एक महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून बनाने के लिए कमेटी बनेगी। आठवीं बात, 1 साल के अंदर 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, 1 साल के अंदर 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में देंगे। पर्यावरण मित्रों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन पति पत्नी दोनों को मिलेगी। को ये विश्वास दिलाता हूं कि आप सबकी शुभकामनाओं से और इन विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फिर से मुख्य सेवक का काम दिया है। हमारा काम होगा पारदर्शिता से काम करना, हमारा काम होगा मितव्ययता से काम करना और विकल्प रहित संकल्प को लेकर उत्तराखंड के अंतिम व्यक्ति तक सरकार को पहुंचाना। उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जिस संकल्प को हमने लिया है, मैंने 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की जनता के समक्ष एक संकल्प लिया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। क्योंकि हमारा प्रदेश ये गंगा का प्रदेश है, ये देवभूमि है, धर्म अध्यात्म का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है। प्रत्येक घर से हमारे यहां कोई न कोई बेटा है, बेटी है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, कोई न कोई किसी न किसी के परिवार से सीधे कहीं न कहीं सेना से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर किसी न किसी स्थान पर, चाहे कोई स्थान हो, सेना हो या अर्धसैनिक बल हो, कहीं न कहीं अपनी सेवा दे रहे हैं। और हमारा राज्य 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है। तो इस प्रदेश के अंदर धर्म, मजहब, पंथ, जाति, समुदाय सबसे अलग हमारे यहाँ का कानून बनना चाहिए। और हमने शुरुआत की है कि संविधान की धारा 44 में भी इसका उल्लेख है कि राज्यों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बार बार राज्य सरकारों को निर्देशित भी किया है कि राज्य के अंदर एक समान कानून होना चाहिए। उसको लेकर जो संकल्प हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा था, हमने पहले कैबिनेट की बैठक में, पहले मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, उस बैठक में हमने पूरा उसका नोट बनाकर उसको एक सर्वसम्मति से आगे बढ़ा दिया है। जल्दी हम उसमें कमेटी बनाने वाले हैं, उसमें हम विधि विशेषज्ञों को लेने वाले हैं, स्टेक होल्डर्स को लेने वाले हैं
और सबकी सहमति से उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून बनाने वाले हैं। सबका एक समान कानून होगा और हम अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि जैसे उत्तराखंड आगे बढ़ा है उसी तरीके से हिंदुस्तान का हर राज्य आगे बढ़े और हर राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने अपने यहां लागू करे। भाइयों बहनों, इसके अलावा हमने अन्य संकल्प, हमने गरीब परिवारों के लिए हमने संकल्प लिया है कि हम वर्ष के अंदर, एक साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर उनको मुफ्त में देंगे। उसके लिए भी हमने बजट में अपना प्रावधान कर दिया है और हमारी ये योजना जल्दी ही जो है लोगों के लिए सेवा के काम में आना शुरू हो जाएगी। हमारे सफाई कर्मचारी भाई यहाँ पर भगवत प्रकाश मुखवाना नहीं दिख रहे हैं आज। अच्छा, ये आए थे मेरे पास चुनाव से पहले। हमने कहा था कि जो है हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र हैं, हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, उन सभी का मानदेय एक दिन का चाहे जिसका 250 होगा, 250 होगा, 300 होगा, सबका मिलाकर हम 500 रुपया करेंगे। हमने उसका शासनादेश निर्गत कर दिया है। तो पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। 42वें स्थापना दिवस के मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका ऐलान किया। संदीप नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप नेगी, आज का दिन बहुत खास है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। इसको भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है लगभग हर राज्य में जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है। लेकिन उत्तराखंड में सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया उसके मायने क्या हैं? क्योंकि सरकार ने जिक्र किया यूनिफॉर्म सिविल कोड का, सरकार ने जिक्र किया 1 साल में 3 गैस सिलेंडर देने का उन्होंने कहा, और साथ ही उन्होंने कहा कि सबकी सहमति से एक ही कानून लाया जाएगा सबके सम्मान के लिए। इसके मायने क्या हैं? इन चीजों के बोलने के पीछे की वजह? जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि जिस तरह से आज भाजपा आज उत्तराखंड में अपना जो 42वां स्थापना दिवस मना रही है और उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा जो भव्य कार्यक्रम आज देहरादून में रखा गया था, जिसमें कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और तमाम जो भाजपा के मंत्री हैं और जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भाजपा ने चुनाव से पहले लगातार जो वादे जनता के साथ किए थे और जिनके बलबूते पर कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से भाजपा पर मुहर लगाई है और 47 विधायकों के साथ भाजपा ने वापसी की है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले जनता का आभार किया है। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय जो आलाकमान नेतृत्व है, उसका भी आभार किया था और साथ ही उन्होंने वो प्राथमिकताएं गिनाई हैं जो कि वो उत्तराखंड सरकार के लिए अब आने वाले उत्तराखंड की जनता के लिए आने वाले समय में वो करना चाहेंगे। तो उसके लिए उन्होंने जब सीधे तौर पर कहा था कि पहले जब चुनाव से पहले उनकी एक घोषणा हुई थी कि वो जो उत्तराखंड में जैसे अगर उनकी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट बैठक में जो सिविल ड्रेस कोड है उसको कहीं ना कहीं वो लागू करेंगे। तो उसका उन्होंने वो कार्य किया भी है। उत्तराखंड सरकार की जैसे ही पहली कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें उस सिविल ड्रेस कोड को कहीं ना कहीं जो मंजूरी है वो मिल गई थी, लेकिन उसका जो अमली जामा जो पहनाने वाली बात है वो कहीं ना कहीं अब उस पर उसकी जो कवायद है वो शुरू हो गई है। उसके लिए जो कमेटी है वो भी बना दी गई है और जल्द ही जो इसका एक पूरा जो खाका है वो तैयार कर दिया जाएगा। फिर दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो उनका जो चुनावी वादा था कि सीधे तौर पर कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो साल भर की जो 3 सिलेंडर हैं वो हम फ्री देंगे, तो उसके लिए भी उन्होंने सीधे कह दिया है कि जो बजट का जो प्राविधान है वो कहीं ना कहीं हो चुका है और कहीं ना कहीं उसको लेकर अब सरकार अपनी जो काम है वो लगातार एक सिरे से कर रही है। तो कुल मिलाकर ये कहना मुख्यमंत्री का आज ये सबसे उचित था कि आज सबसे बड़ा जो मौका है, सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है आज का, तो उसके माध्यम से जो अपने जो मैसेज है, अपनी जो सरकार की जो कार्यशैली है, जो गतिविधियां हैं उनको जनता तक पहुंचाएं और इसका उन्होंने संदेश भी दिया है। तो कहने का मतलब उनका सीधे तौर पर यह भी है कि आने वाले समय में जो पूर्ण बहुमत की जो सरकार है वो लगातार प्रदेश के हित में जो जरूर कार्य करेगी और उनका जो तमाम जो मंत्रिमंडल यहाँ पर रहेगा वो भी जनता के हित में कार्य करेगा। और एक बात उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कही है कि जिस तरह से जो भ्रष्टाचार की अगर जो बातें कोई भी अगर प्रदेश में सामने आती हैं तो उसके लिए तुरंत कमेटी बना दी जाएगी और तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। पूरे मामले में अगर हम अभी तक बात करें तो जो सहकारिता में जिस तरह से भर्ती घोटाला जो सामने आया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि भाई इस पर जो जांच बिठा दी जाएगी और उस पर जो जांच की कार्रवाई है वो अब आगे भी बढ़ने लगी है। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो जीरो टॉलरेंस की जिस तरह से जो वादा पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार ने किया था चुनाव से पहले जो उनके एजेंडे में था उसको लेकर अब कहीं ना कहीं वो इस विषय पर लगातार काम कर रहे हैं। जी
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि क्या सबकी सहमति से एक ही कानून को लागू करना इतना आसान होगा? क्योंकि देवभूमि में अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं। कोई संत है तो कोई अलग तरीके से अपने दिन को पूरा चलाता है, तो क्या ये इतना आसान होगा? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से बीजेपी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम सबसे पहले ये कानून जरूर बनाएंगे। हालांकि उसके बाद वो सत्ता में आए हैं और ये कानून बनाने की जो कवायद है वो भी पूरी तरफ से सुरक्षित होती है, अब हो चली है। लेकिन दूसरी और सबसे बड़ी बात ये अगर की है कि जो बीजेपी के पास जो 47 का जो पूर्ण बहुमत है, तो वो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी निर्णय को लेने में कहीं ना कहीं बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और नहीं आएगी। तो यही वजह रही कि बीजेपी ने एक आकर ही एक झटके से जो कानून है, सभी को समान जो अधिकार वाला जो कानून है, तो वो कम से कम वो बीजेपी ले आई है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध जरूर किया था। उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि जबकि इस कानून से उत्तराखंड को लाकर, इस कानून को उत्तराखंड में लाकर कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसकी जगह जो महंगाई की जो बात है या फिर जो अन्य जो चीजें हैं, नौकरियों की बात है, उन चीजों पर कहीं ना कहीं बीजेपी को फोकस करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने वायदे पर अटल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि हर तबके को साथ लेकर बीजेपी चली है। वो चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी अगर संत समुदाय हो या कोई भी धर्म हो, जाति विशेष हो, उन सबको लेकर बीजेपी साथ चली और सभी की सहमति और स्वीकृति के बाद ही ये कानून जो है वो पूरी कैबिनेट में पारित करवाया गया था। और उसके बाद से अब इस पर जो कमेटी बननी है, अब इस कमेटी में देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिरकार किन बिंदुओं को इसमें जोड़ा जाता है और किन किन बात करें अगर हम धर्म हो या फिर जाति विशेष हो, अगर उनको इसमें जोड़ा जाता है, कितनी रियायत इसमें मिलती है। हालांकि ये पूरी कमेटी में देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें विपक्ष की, तो लगातार विरोध जरूर हुआ था शुरुआती दौर में, चूंकि उन्होंने कहा था कि जब कैबिनेट आई है तो कैबिनेट को कम से कम ये फैसला जरूर लेना चाहिए था कि वो चाहे महंगाई की मार हो या फिर बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर। लेकिन विपक्ष अपने आप में कमजोर होते हुए भी इस चीज को कहीं ना कहीं भुना नहीं पाया था। तो यही बड़ी वजह रही कि बीजेपी ने इस जो कानून को अब अपनी कैबिनेट में पास कर लिया और जल्दी इस पर कमेटी बनेगी। जी ठीक है संदीप नेगी, हालांकि जो सिविल कोड की बात हो रही है उसके लिए एक कमेटी गठित करने का जिक्र पुष्कर सिंह धामी ने किया है, लेकिन उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें जो मंत्रिमंडल के लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं और उसके अलावा जो उसमें एक ऐसा पैनल होगा जो कि इस बारे में पूरी तरह से जांच हो। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा है कि हम विधिक, यानी कि कह सकते हैं कि उसमें वकील भी होंगे, चाहे उसमें जज को भी लिया जा सकता है, कोई अगर जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको भी उसमें लिया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि एक विधिक राय के तरीके, ताकि उसमें कोई कानूनी दांव पेंच ना उलझ पाए, तो इसके लिए उसमें इस प्रकार के लोगों को जरूर उसमें शामिल किया जाएगा ताकि हर वर्ग का उसमें ख्याल रखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया संदीप नेगी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी जनता के बीच जाकर लगातार अपने कार्यक्रम करेगी और जिस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है उसको और मजबूती के साथ खड़ा किया जाएगा और ये कार्यक्रम लंबे समय तक चलेगा। सुनिए क्या कुछ कहना था त्रिवेंद्र सिंह रावत का। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। साथियों, पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। पार्टी राजनीति को केवल सिंहासन तक चढ़ने का माध्यम नहीं मानती है, बल्कि सेवा का माध्यम मानती है। और पार्टी ने ये जो सप्ताह है, आज पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। जो समाज का गरीब तबका है, कमज़ोर तबका है, जो अस्वस्थ लोग हैं, उनके बीच में जाकर के तमाम तरह के कार्यक्रम पार्टी करेगी। तो वहीं मसूरी में भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी की स्थापना से जुड़े मदन मोहन शर्मा ने बताया कि पार्टी के हर कार्यकर्ता की मेहनत का नतीजा है कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो बीजेपी ने 42वां स्थापना दिवस मनाया है, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पहले तो मैं 42वें स्थापना दिवस पर सभी को
बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और निरंतर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज में रहकर कार्य करते हैं, उसी का फलस्वरूप है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि वो भी एक कार्यकर्ता हैं और जो आदेश पार्टी का होगा वो पूरे जोर शोर से मेहनत से उसको करें। ये बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर मैं अपनी उन यादों को, उन स्मृतियों को पुनः ताज़ा कर पा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी उस समय जनता दल के साथ संसद में और विधानसभाओं में कार्य कर रही थी, लेकिन दोहरी सदस्यता का सवाल उठा और दोहरी सदस्यता के विषय पर हमारे दल के जो शीर्ष नेता थे उन्होंने तय किया कि हम ऐसे संगठन में नहीं रह सकते कि जहां हमारे मूल संगठन को हम या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए आपत्ति दर्ज की जाती हो। तो आता तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड में चल रही विकास योजनाओं से पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री से कश्मीर की तर्ज पर रुपए 2000 करोड़ का बागवानी पैकेज दिए जाने का अनुरोध किया। देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास में पीएम मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग पर आभार जताया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड में संचालित विकास कार्यों के बारे में भी बताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए जीएसटी प्रतिकर अवधि को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। सीएम ने उत्तराखंड में नवीनतम तकनीक और वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था की स्थापना और फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री से कश्मीर की तर्ज पर रुपए 2000 करोड़ का बागवानी पैकेज दिए जाने का अनुरोध किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं मंडल के पौराणिक स्थलों और मंदिरों को तीर्थाटन से जोड़ने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन की स्वीकृति दिए जाने और पिथौरागढ़ एयर स्ट्रिप से हवाई सेवाओं के संचालन की अनुमति का भी पीएम मोदी से अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने पीएम को बताया कि रेल मंत्रालय द्वारा ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन के निर्माण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे के बाद डीपीआर तैयार कर ली गई है। उन्होंने ऋषिकेश डोईवाला रेलवे ट्रैक के निर्माण और देहरादून रेलवे स्टेशन को हर्रावाला स्थानांतरित किए जाने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था की स्थापना की मांग की। बहुत सारी परियोजनाएं हैं, सभी परियोजनाओं पर हमने उनका मार्गदर्शन लिया है और हमें लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा लगातार और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लगातार हमको मार्गदर्शन और लगातार उनका आशीर्वाद उत्तराखंड राज्य के लिए मिला है और अभी भी उन्होंने आश्वासन दिया सभी पर आगे काम होगा। अभी नई सरकार बनी है और नई सरकार के आगे बढ़ने के लिए और आगे उत्तराखंड विकास के लिए तेज गति से जो केंद्र और राज्य का समन्वय है उन सभी पर उनका मार्गदर्शन मिला। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने हिम प्रहरी योजना लागू करने का अनुरोध किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जिलों के गांवों में से पलायन रोका जा सके। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाए जाने के लिए राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना में हर साल 20 से 25 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किए जाने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। नरेंद्रनगर के पिछड़े क्षेत्र पट्टी दोगी को यातायात से जोड़ने के लिए साल 2002 में सड़क मार्ग को स्वीकृति मिली थी, लेकिन मंजूरी मिलने के 20 साल बाद भी रोड का निर्माण अधर में लटका हुआ है, जिसके चलते नाराज ग्रामीण खुद जंगल में
ठप पड़ी निर्माणाधीन रोड के निर्माण में जुट गए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए ताकि ये क्षेत्र यातायात से लाभान्वित हो सके। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर लोक निर्माण विभाग जल्द ही निर्माण शुरू नहीं करता तो क्षेत्र के लोग जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। गुल्लार शाला बगवासेरा घेराधार मोटर मार्ग की स्वीकृति वर्ष 2002, 3 और 5 और 7 में हमको क्रमशः 5, 10 और 10 कुल 25 किलोमीटर की मंजूरी उत्तराखंड सरकार ने राज्य सेक्टर में दी है और इन पिछले 20 वर्षों में मात्र 10 किलोमीटर सड़क बनी, वो भी जंगल में छोड़ दी गई है। सड़क जो है आधा अधूरी बनाई गई है, पुश्ते उसके ठीक नहीं है। से घेराधार 25 किलोमीटर सड़क मंजूर थी, लेकिन अभी तक जो सड़क बनी है वो जो है सालर तक नहीं जा पाई है, क्योंकि ये विभाग अपनी मनमानी कर रहा है और हम लोगों को यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। बगवासेरा घेराधार मोटर मार्ग 2001 में स्वीकृत हुआ था और ये 25 वर्षों के अंतराल में मात्र 10 किलोमीटर मोटर मार्ग 25 किलोमीटर स्वीकृत है। ये 20 वर्षों में केवल अभी सालब के पास तक 10 किलोमीटर केवल बन पाया है और वो भी बहुत कच्ची हालत में। आवाजाही इस पर कतई गाड़ियों की नहीं है, छोटे बोलेरो की जो छोटे छोटे वाहन हैं उनकी भी नहीं है। लेकिन लोग माने जो यहाँ के जो लोकल ड्राइवर हैं वो बोलेरो में जान हथेली पर लेकर के यहाँ पर जो है माने 10 किलोमीटर तक लोगों को लाते हैं। लेकिन पट्टी दोगी का ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, यहाँ कम से कम 5-6 गांव हैं। अगर ये 300 मीटर और काट करके ये सालब गांव तक पहुंचाया जाता तो 5-6 गांव इससे लाभान्वित होते। लेकिन डिपार्टमेंट जो PWD जो इसको बना रहा है उन्होंने इसकी जहमत नहीं उठाई कि 300 मीटर और बना दें ताकि लोगों को जो है सहूलियत मिल सके गांव वालों को। अब लोगों ने यहाँ पर जो है मनरेगा के अंतर्गत और श्रमदान करके 300 मीटर और जो है सड़क काटने का यहाँ पर निर्णय लिया है। आज लोग यहाँ पर लगे हुए हैं निश्चित तौर पर श्रमदान करते हुए और कह रहे हैं कि मनरेगा में पैसे मिलेगा तो ठीक, नहीं तो अपने लिए हम बना रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो एक घेराधार तक अभी 12, 14, 15 किलोमीटर और बननी है, ये कब तक बनेगी? अगर इस पर PWD डिपार्टमेंट तुरंत कार्रवाई नहीं करता निर्माण कार्य के लिए तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे, क्योंकि दोगी पट्टी बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ के लोग आज भी इस पिछड़ेपन को भुगत रहे हैं। मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर। जनपद पौड़ी में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। उनका कहना है कि कोरोना काल में हमने निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी और जब प्रतिफल देने का समय आया तो सरकार ने हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी सेवाओं को आगे बढ़ाया जाए। बता दें कि कोरोना काल में 95 स्वास्थ्य कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी, जिनकी सेवाएं 31 मार्च को समाप्त कर दी गई हैं। हमने इस कोविड काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी छात्रों को उसमें सेवा दी है। हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए हमारे बारे में कुछ सोचे और इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। बल्कि हमें जो मार्च का वेतन आना चाहिए था, मार्च के वेतन में भी हमारी कटौती करके दी गई है। मुझे देखने को मिला कि इन्होंने जो है अपना एक जुलूस टाइप का प्रदर्शन किया है, तो मैं इनके पास आया हूँ कि भाई इस तरह का क्या बात है। तो मुझे लगा कि अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है मंत्री जी की तरफ से, और मिले हैं इनको आश्वासन मिला कि हम आगे कुछ करेंगे। कि कई परिवारों की जो आर्थिक स्थिति इसी से चल रही थी और अचानक से हमको हटा दिया गया है। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति चल बना गई है इससे, और ये भी हुआ है कि हमने निस्वार्थ सेवाएँ देने का हमने काम किया था, लेकिन इन निस्वार्थ सेवाओं के का हमें प्रतिफल भी मिलना चाहिए। ये हर किसी की आशा होती है, तो हम यही चाहते हैं कि हमको इसका प्रतिफल मिल जाए। कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने विधायक बनने के बाद पहली बार कॉर्बेट ग्राम में बैठक का आयोजन किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। विधायक ने कुछ समस्याओं को मौके पर ही हल कर दिया।
तो साथ ही प्रचंड बहुमत से मिली जीत के लिए जनता का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने बीजेपी को इस बार भारी मतों से विजय बनाया है। कॉर्बेट ग्राम समिति के सदस्य ने विधायक को ज्ञापन सौंपकर जंगल सफारी शुरू करने की मांग की है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो। उद्देश्य लोगों का धन्यवाद करना है। चुनाव के बाद मैं पहली बार ग्राम बूथ स्तर पर निकला हूं, तो यहीं से शुरू किया है। एक आज बूथ नंबर 47 में बैठे यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिले, यहाँ के पदाधिकारियों से मिले, यहाँ की जनता से मिले और उनकी बात सुनी, अपनी बात कही। सर, ये जंगल सफारी के लिए सर ज्ञापन दिया गया है कॉर्बेट ग्राम समिति द्वारा, तो क्या ज्ञापन दिया गया है, उसको देखेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे क्या है, तो उसमें जो भी संभव होगा। मसूरी में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण को लेकर नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई की और एकेडमी कैंपटी रोड के पास से लगे अवैध अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों को ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर दोबारा किसी ने अतिक्रमण करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पहले ही बात हो गई थी कि भाई जो भी अतिक्रमण होगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, और जैसा हमने सुबह भी बताया था सभी को कि भाई ये कार्रवाई होनी है, सबके नाम भी नोट कर दिए गए थे। और जैसा कि आपने देखा होगा अतिक्रमण जो है ये अस्थायी था और इन्होंने ये मान लिया कि ये गलत तरीके से हुआ था और इन्होंने इसको हटा भी दिया। तो क्या इसे परमानेंट रूप से हटाया जा रहा है? बिल्कुल परमानेंट तो ये अपना भी है, क्योंकि अस्थायी तो था ही नहीं। इसमें वैन है, किसी का रिक्शा है, तो इन्होंने हटा दिया है। तो चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर कालाढूंगी विधानसभा के बैल पड़ाव में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। मंचन में भाग लेने वाले कलाकारों ने कई महीनों से तैयारी शुरू कर दी है। रामलीला में राम, लक्ष्मण, सीता जैसे सभी किरदारों ने अपनी भूमिका सजीव मंचन के माध्यम से निभा रहे हैं। बता दें कि रामलीला में राम विवाह और परशुराम लक्ष्मण संवाद आकर्षण का केंद्र रहे।